तो फ्रेंड्स, क्या आप ऑटो के बारे में सर्च कर रहे हैं? क्या आप भी ऑटो के बिजनेस के अंदर उतरना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि ऑटो चूज करना सही है क्या नहीं है? आप इंक्वायरी कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं क्या ऑटो का बिजनेस के बारे में? मैं पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको एक सही ऑटो चूज करने के साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर इसके अंदर कुछ भी सवाल आपके क्लियर नहीं हुए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बैठा हूं आपके लिए। आपके सवालों के जवाब मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या तो वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ अभी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से वीडियोस डेली आते रहेंगे। और आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक देना। और आपके दोस्त या आपके रिलेटिव में कोई भी ऑटो के बारे में जानना चाह रहा है, ऑटो बिजनेस में उतरना चाह रहा है, आप समझा रहे हैं तो समझ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो को उसके तरफ ढकेल देना, यानी उसको शेयर कर देना इस वीडियो को, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो चलिए जानते हैं देरी ना करते हुए सब कुछ। तो फ्रेंड्स, 3 रीजन से आप ऑटो खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑटो ही एक ऐसा चीज है कि जो मल्टीपर्पज में यूज किया जाता है। जैसे कि हो गया बिजनेस के अंदर, जैसे पैसेंजर के, जैसे आप जो भी काम में यूज करना चाहते हैं तो आप एक ऑटो ही है, सब में काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, पहला रीजन ये हो गया कि आपके खुद के घर के लिए, यानी आपके पर्सनल यूज के लिए, जैसे खेती बाड़ी होगी तो आपको ऑटो खरीद सकते हैं। जो सामान होगा इधर उधर पहुंचाने के लिए, तो वो खुद के पर्सनल यूज के लिए भी आप ऑटो खरीद सकते हैं। दूसरा रीजन हो गया आपके बिजनेस के लिए, यानी फ्रेंड्स ऐसे जैसे कि आपके पास वाटर प्लांट है या गैस स्टेशन है या कुछ सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आपको ऑटो जरूरत होती है। और तीसरा रीजन ये हो गया फ्रेंड्स, जैसे कि आप डेली रोजगार बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास छोटे गांव से लेके बड़े गांव को आप पैसेंजर को पिकअप और ड्रॉप करके आप पैसा कमाना चाहते हैं डेली का, तो भी आप ऑटो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 रीजन में से और दूसरा रीजन भी जो भी होगा रीजन आपका, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप अगर ऑटो लेना चाह रहे हैं तो नया लेना है या पुराना लेना है, आपको डिसाइड करने में ये मदद मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, पहले पॉइंट याद रखना है कि हमें बजट कितना लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बजट तो डिसाइड करना है आपके हिसाब से, आपने जो ऑटो लेना चाहते हैं उसके अंदर बजट कितना फिट हो रहा है वो ध्यान में रखना है। तो बजट जैसे ही फिट होगा तो जाके ऑटो लेना नहीं चाहिए, लेकिन आगे के स्टेप देखिए आपको क्लैरिफाई मिलने वाला है। जैसे कि 50 से लेके 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख तक आप कितना लगा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, उसको डिसाइड करना है। उसके बाद मैं आगे स्टेप बताने वाला हूं, उसको पूरा कैलकुलेट कर लेना है आपको। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पहला वाला हो गया और दूसरा रीजन हो गया, जैसे कि पहले वाले में आपके घर के लिए ले रहे थे ऑटो, और दूसरे में आपको बिजनेस के लिए ले रहे थे, जैसे वाटर प्लांट और गैस स्टेशन के लिए हो गया था। इन दोनों में क्या होता है कि पहले काम रहता है, जैसे कि आपके घर का तो पर्सनल का काम होता है, और गैस का या वाटर प्लांट का जो पहले बिजनेस होता है उसके बाद ऑटो लेते हैं। इन लोगों को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन तीसरे वाले को जो बहुत दिक्कत आने वाली है, जैसे कि अब ऑटो लिए, फिर जब जाके हम पिकअप और ड्रॉप करके पैसेंजर को पैसा कमाते हैं, जब नुकसान होने वाला है। उससे पहले ये स्टेप्स आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले करना ये चाहिए कि आपके पास बाइक होगी तो आप बाइक घर पे रख दीजिए। आप 2 दिन या 3 दिन आप ऑटो का सफर तय कीजिए। जैसे कि हर एक रूट के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है हर एक ऑटो ड्राइवर के लिए जो चलाते हैं। मैं जो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिटी में चलाते हैं, जैसे कि हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, जहाँ पे सिटी के एरिया में चलाते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना घंटा चला सकते हैं, वो उनके हिसाब से अर्निंग होती है। लेकिन जब हम गांव में चलाते हैं, जैसे गांव से लेके एक करीबी सिटी के पास जाते हैं, तो आपको कितना अर्निंग होती है उसके ऊपर आपको पूरा लिस्ट बताने वाला हूं, उसी तरह से आप फॉलो करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे गांव से मेरे सिटी के आसपास 20 या 22 किलोमीटर होता है, तो आपको भी आपके गांव से लेके आपके सिटी के तक कितना किलोमीटर होता है उसको कैलकुलेट करना है। किलोमीटर क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि आपकी ऑटो माइलेज कितना देती है, उसके ऊपर आपको कितना डीजल भरवाते हैं एक दिन का, उसको आप कैलकुलेट करके आप उसका अमाउंट निकाल सके। और दूसरी चीज ये करना है कि आपके पैसेंजर का जो भाड़ा होता है वो कितना होता है, यानी कितना भाड़ा लेते हैं एक पैसेंजर के पास आपको सिटी जाने के लिए, और आपको एरिया में कितने जन को ऑटो के अंदर बिठा सकते हैं, तो उनका टोटल कितना हो रहा है, और कितने ड्रॉप्स आप कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक आप दिन में कितने ट्रिप्स कर सकते हैं, आपको वो भी कैलकुलेट करना है। इससे आपको पता चलता है कि आपका एक दिन में अर्निंग कितना होता है, और कितना डीजल का खर्चा जाता है, और कितना आपका खर्चा जाता है, ये पता चल जाएगा। तो इसके हिसाब से आपकी डेली की अर्निंग अलग हो गई, तो उसके हिसाब से आप 1 महीने का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन करने से आपको ये पता चलता है कि आप मंथली कितना कमा सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको ईएमआई में, अगर फाइनेंस में आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मंथली ईएमआई आप कितना भर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 50,000 ईएमआई बन रहे हैं, 50 से लेके 60,000 तक,
तो आपको ईएमआई मंथली ज़्यादा आने वाली है, जैसे कि 9,000 से लेके 10,000 तक आपको ईएमआई आने वाली है। उसके अंदर आपको 24, 36 ऐसे मंथ्स होते हैं, उसके अंदर आप लगा सकते हैं, वो मंथ्स के हिसाब से आपका ईएमआई बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा भरेंगे, जैसे 1 लाख 1.5 लाख तक भरेंगे, तो आपको ईएमआई भी कम आने वाली है मंथली। तो आपको ईएमआई यहाँ पे अर्निंग पता चल गई है आपकी कितनी होने वाली है, तो आपको ईएमआई के बारे में भी आपको आसानी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आप ईएमआई मंथली भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया है कि आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं या आप ईएमआई पे करने से आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो आपको डाउट आएगा कि नवी ऑटो लेना चाहिए या पुरानी लेना चाहिए। तो इसके अंदर मैं डिफरेंस बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप नवी ऑटो लेंगे तो ईएमआई में 2 ऑप्शन होंगे, एक नेट अमाउंट लगा के ले सकते हैं, जैसे कि पूरा अमाउंट 3 लाख के आसपास आएगा, उसके हिसाब से आप पूरी ऑटो ले सकते हैं, जैसे कि एक ही बार पे करके आप ऑटो ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका ईएमआई का। तो ईएमआई तो आपको पता चल गया कि आपकी अर्निंग से आप पे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके पास डाउन पेमेंट ज़्यादा है, तो आप क्या नवी लेने से बेहतर है पुरानी लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स, पुरानी लेने से आपको ईएमआई का झंझट नहीं होता है और साथ ही साथ आपको मंथली प्रेशर नहीं रहता है, और अर्निंग भी आपके हिसाब से कर सकते हैं। आप 1 ट्रिप मार सकते हैं, 2 ट्रिप्स मार सकते हैं, आप कितना भी मार सकते हैं। तो इसके बारे में आगे पता चलेंगे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानात है। तो आपको डिसाइड हो गया है कि आप फाइनेंस में लेना है क्या नेट में लेना है। तो आप डिसाइड करते हैं कि पुरानी लेना है क्या नवी लेना है। तो पुरानी गाड़ी लेने से क्या फ़ायदा है और नवी गाड़ी लेने से क्या फ़ायदा है, इसको आप पता करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पुरानी गाड़ी में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी है। तो पहले फायदे के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपको ईएमआई का टेंशन नहीं रहता है, और दूसरी तो आपको माइलेज बहुत अच्छा देने वाली है। जैसे कि BS4 के जो भी नीचे की गाड़ी है उसके अंदर माइलेज जबरदस्त मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो भी नवी गाड़ी आ रही है तो वो क्लेम करते हैं कि 30 का माइलेज देती है, लेकिन 30 का माइलेज नहीं देती है। ये मैं बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपको हो गया सिटी की नहीं बात कर रहा हूँ। सिटी की गाड़ी में तो माइलेज मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ उसके अंदर। जब से कि अब एपी ऑटो जो बड़ी वाली होती है 3+1 उसकी बात कर रहा हूँ, और बजाज की भी आप हिसाब लगा सकते हैं। बजाज का जो मैक्सिमा होती है वो उस गाड़ी का भी बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी गाड़ी का बात कर रहा हूँ। तो उसका जो माइलेज होता है वो 18 से 20 आता है। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ जो हमारे लाइन के अंदर जितने भी मेरे दोस्त हैं वो गाड़ी खरीदे हैं नवी गाड़ी, उसके अंदर माइलेज तो 18 से 20 के पास आती है, जबकि BS4 के नीचे की गाड़ी सो भी 20 से लेकर 25 तक आपको माइलेज देने वाले हैं। और तीसरा फायदा ये होता है कि आपके करीबी लोकल जो भी मैकेनिक होता है आपकी गाड़ी वहां पे सर्विसिंग करा सकते हैं। जो भी रिपेयर आता है तो फौरन बन जाता है, आपको जो भी पार्ट्स होते हैं वहीं पे मिल जाते हैं, सब कुछ वहीं पे बन जाता है। तो ये तो पुरानी गाड़ी में फायदे की बात हो गई। अब नेक्स्ट फायदे की बात ये करते हैं कि जैसे कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि मंथली ईएमआई भरने के लिए, तो आप कितने छुट्टी ले सकते हैं, कितने कमा सकते हैं, वो आपके ऊपर फ्रीडम रहता है कि आपकी अर्निंग कितनी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी फायदे की बात होगी कि आपको किसी का प्रेशर नहीं रहता है। तो ये हो गया फायदा। नुकसानात भी ये होते हैं कि जैसे कि पुरानी गाड़ी लेते हैं तो फर्स्ट ओनर कितना चलाया, कैसे चलाया पता नहीं चलता है, तो उससे तुम कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लो, मैकेनिक के पास 10-20 हज़ार तो पक्का लगाना ही पड़ेगा आपको। और दूसरा नुकसान की बात यह है कि आपको उसके ऊपर इंजन पे वारंटी नहीं मिलती है या इंश्योरेंस नहीं मिलता है, सब कुछ आपको कराना पड़ता है। तो ये भी नुकसानात हो गया। और छोटे मोटे नुकसान भी बहुत होते हैं, जैसे कि कहीं भी बॉडी खराब हो जाती है, कहीं टायर खराब हो जाए निकलते हैं, कुछ ना कुछ रिपेयर निकलते रहता है हमेशा के लिए, तो आपको कराना ही पड़ता है हमेशा। 1 महीने में 1-2 बार तो आपको करा लेना पड़ता है। सब एक बार करा लेंगे तो कोई दिक्कत ना आती है। जैसे 50 से लेके 1 लाख भी आप लगा लेंगे तो 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा मैकेनिक को लगाना ही पड़ता है। तो ये नुकसान की बात हो गई। तो चलते हैं नवी गाड़ी के ऊपर। तो जब BS6 जो भी गाड़ी ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान आता है, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि फ़ायदा ये हो गया है कि आपको इंजन पे 3 साल वारंटी मिलती है, और पिकअप भी अच्छा है, और आपको वेट भी, डिज़ाइन भी नया मॉडल का बहुत अच्छा है, और कुछ फ़ायदे और ज़्यादा ही हैं। जैसे कि आप EMI में गाड़ी लिए हैं, इंजन ख़राब हो गया तो आप शोरूम वाले को छोड़ दे सकते हैं, तो वो रिटर्न भी कर सकता है, आपको दूसरी गाड़ी भी ले सकता है, या फ्री में सर्विसिंग होने वाली है, आपको 3-4 सर्विसिंग फ्री में होने वाले। तो ऐसे नुकसान की तरफ चलते हैं। तो पहले तो बड़ा धक्का माइलेज के यहाँ पे लगा है। पहले ही रेट बढ़ रहे हैं डीजल के, तो ऊपर से माइलेज भी नहीं देती है गाड़ी, तो 18 से 20 तक ही देती है। तो आपका अगर सफर ज्यादा है और भाड़ा कम है तो आपका नुकसान होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फाइनेंस में लिए हैं तो गाड़ी को दूसरे को बेच नहीं सकते हैं। जैसे कि आप ऑटो निकालना चाहते हैं, ऑटो फील्ड से एग्जिट होना चाहते हैं, तो आप ऑटो दूसरे को बेच नहीं पाते हैं। अगर बेचना चाहते हैं तो आपका डाउन पेमेंट रिटर्न नहीं आएगा, वो EMI के यहाँ तक ही अमाउंट देने को तैयार हो जाता है,
यहाँ पे हमारे एरिया में। तो आपके एरिया में कैसा है आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि आप अगर इंजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको गाड़ी पसंद नहीं आई, आपको गाड़ी ज़्यादा ट्रबल दे रही है, तो आप शोरूम को छोड़ते हैं तो आपका डाउन पेमेंट नहीं आता है। अगर डाउन पेमेंट ज़्यादा बन के रखे हैं आप तो आपको लॉस होने वाला है, और कम बन के रखे हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप गाड़ी जितने दिन में चला लिए तो डाउन पेमेंट निकलने वाला है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। और लास्ट जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोकल मैकेनिक हाथ भी नहीं लगा सकता है आपकी गाड़ी को। जैसे छोटा मोटा कुछ भी इंजन में प्रॉब्लम आया तो आपको पता ही नहीं चलता है, आपको मैकेनिक के पास जाएंगे तो उसको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर पता चल भी जाए तो वो इंजन वैलिडिटी नहीं होता है कंपनी की तरफ से, एक बार लोकल मैकेनिक हाथ लगाया तो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपके पास शोरूम करीब में है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे शोरूम में जाएंगे बता के ले लेंगे। लेकिन आपका शोरूम बहुत दूर है, जैसे कि मेरे जो एरिया में है वहाँ सिटी से भी फिर 100 किलोमीटर जाना पड़ता है मेरे को। अगर शोरूम को टच होना है तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप ऑटो तो रिपेयर हो गई है तो चल नहीं पाती, तो आपको ऑटो को अटैच करके या टेम्पो करा के लेके जाना पड़ता है फिर से, उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो आपके लोकल में शोरूम होगा तो आपको फायदा में होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पता चल गया हो कि आपको ऑटो लेने से फायदा है या नहीं लेना है। तो आपको डिसाइड करना है, तो आप एक लिस्ट करके आप ऑटो को लेना है या नहीं लेना है, कितना फायदा होने वाला है, कितना अर्निंग होने वाला है, कितना ईएमआई होने वाली है, उसको आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद जाके आप ऑटो लीजिए। अगर आपको फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी कोई भी सवाल आ रहे हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा या आप सवाल के जवाब कमेंट में दे दूंगा रिप्लाई में। फाइनली फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस से और जो भी मेरे दोस्त हैं वो 20-20 साल से ऑटो फील्ड में हैं, उनके एक्सपीरियंस से यही है कि आज के जो गाड़ी है उसके हिसाब से आपकी जो अर्निंग है उसके हिसाब से पुरानी जो गाड़ी BS4 यानी लेटेस्ट जो भी ईयर होगा, जैसे कि 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, जो भी मॉडल है वो मॉडल ले लेके आप उसको थोड़ा रिपेयर करा के, यानी पूरा रिपेयर करा के 10-20 हज़ार में पूरा काम हो जाता है। जैसे कि मेरे एरिया में 10,000 से लेके 30,000 के अंदर गाड़ी का हर एक पार्ट रिपेयर हो जाता है। तो आपके एरिया में तो पता नहीं मुझे, तो उस बना के आप ऑटो को रख सकते हैं और रिटर्न सेल में फ्यूचर में बेचना चाहते हैं तो इसका बहुत डिमांड है जो पुरानी गाड़ी का है, क्योंकि उसके अंदर लोकल एरिया में मैकेनिक मिल जाते हैं और पार्ट्स भी मिल जाते हैं। जो भी रिपेयर आया तो फौरन बन जाता है, आपको गाड़ी रुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ फाइनली फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, जैसे कि सेल्फ मोटर बैटरी भी नहीं होगा तो पुरानी जो ऑटो होती है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे देख लेना, बहुत मजा आएगा। लेकिन BS6 के अंदर वो नहीं होने वाला है, धक्का दे के या खींच के लेके जाना पड़ता है आपको शोरूम के या मैकेनिक के पास। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको डिसाइड करने के लिए आसान हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, सेफ जर्नी, सेफ चलाना, बाय बाय, सी यू सून।